नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज परसेंटेज प्रतिशत का लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं। अगर आपने पहले 6 लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद इसको देखना। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे, 40% दोनों विषयों में असफल रहे, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? तो देखो 53% उम्मीदवार जो थे वो फेल हो गए, और किस में फेल हो गए? विज्ञान में, साइंस में। और उसके बाद 48% फेल हो गए, और कौन से सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में फेल हो गए। और इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो ये हो गए 101। तो आप एक बात बताओ, 100% से ज़्यादा तो जा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि जो साइंस में फेल हुए थे यहाँ पे भी कुछ कॉमन बच्चे थे जो दोनों में फेल हुए थे, और यहाँ पे भी कुछ कॉमन बच्चे थे जो मैथ के साथ साथ साइंस में भी फेल हुए थे। तो यहाँ पे ये जो 53% थे ये साइंस में तो फेल थे ही, ये मैथ में भी फेल थे। और इधर जो 48% थे ये मैथ में तो फेल थे ही, ये दोनों में फेल थे, मतलब ये साइंस में भी फेल थे। तो जो 101% आया इसमें कौन कौन है? इसमें साइंस वाले जो फेल हुए, जो मैथ्स में फेल हुए, और जो दोनों में फेल हुए, मतलब बोथ में फेल हुए, दोनों में। और बोथ भी 2 बार, मतलब एक बार साइंस वाला और एक बार मैथ वाला। तो ट्वाइस ऑफ बोथ, मतलब दोनों में जो फेल हुए वो 2 बार आ गए। अब ये क्या कह रहा है कि 40% बच्चे ऐसे जो दोनों विषयों में असफल रहे। तो 40% को अगर मैं माइनस कर देता हूँ, 40% ऐसे थे जो दोनों में फेल थे, मतलब बोथ में फेल थे। तो 101 में से अगर मैं 40 को माइनस करता हूँ तो आ गया 61%। 61% फेल है, और ये किस किस सब्जेक्ट में? ये साइंस में फेल है, मैथ में फेल है, और बोथ में फेल है। अगर 61% इन तीनों में फेल है, मैथ में, साइंस में और बोथ में, तो बाकी बचे हुए बच्चे दोनों विषयों में पास होंगे। तो अगर 100 में से मैं माइनस कर देता हूँ 61% को, तो बाकी बचे हुए बच्चे पास हुए दोनों सब्जेक्ट में। तो इसका मतलब कितना हुआ? 39% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास है, बोथ दोनों में पास है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये 5 स्टूडेंट थे, ए बी सी डी और ई, और 2 सब्जेक्ट थे, मैथ्स और साइंस। देखो ए दोनों में फेल था, बी दोनों में पास था, अगर फेल नहीं है तो पास होगा। सी सिर्फ साइंस में फेल था, डी मैथ्स में फेल था, और ई साइंस में फेल था। तो अभी आप ये देखो कि मैथ्स में फेल होने वाले कितने परसेंट थे? तो 5 में से 2 बच्चे फेल थे, तो 5 का अगर 2 निकालें, 2/5 गुणा 100 करते हैं तो आगे 40% फेल थे। किसमें फेल हुए? ये मैथ्स में। उसके बाद देखते हैं कि साइंस में कितने फेल थे। तो 3 फेल थे 5 में, इसका भी हम परसेंटेज निकालते हैं। तो 60% ऐसे बच्चे थे जो फेल थे साइंस में। अब आप देखो 60 और 40 को आप जोड़ दोगे तो 100% हो गया। इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि सारे बच्चे फेल हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ पॉसिबल? देखो ए यहाँ पे भी फेल था और यहाँ पे भी फेल था, इसका मतलब मैथ्स वाला जो था वो बोथ था, मतलब मैथ्स में फेल था और साइंस में भी फेल था, ये कॉमन थे। तो यहाँ पे भी बोथ आ गया जो दोनों में फेल थे, और यहाँ पे भी कॉमन आ गया कि जो 100% है इसमें मैथ वाले भी आ गए, साइंस वाले भी आ गए, और बोथ 2 बार आ गया। एक बार आ गया मैथ्स के साथ, एक बार आ गया साइंस के साथ। अब मेरे को बोथ वाला एक हटाना है, उससे क्या होगा? मेरे को पास वाले पता चल जाएंगे। तो सिर्फ एक ही बंदा था ए जो दोनों में फेल था। इसका मतलब अगर मैं 1/5 करता हूँ, इसको 100 करता हूँ तो आ जाएगा 20%। तो 20% ऐसे लोग थे जो दोनों में फेल थे। तो अगर मैं 20% इसमें से घटा दूं तो आ जाएगा 80%। और 80% क्या है? अगर ये एक बोथ को हटाया तो मैथ बचा, यहाँ पे साइंस बचा, और एक बोथ, मतलब दोनों में जो फेल हुआ। तो 80% ये थे जो या तो मैथ में फेल थे, या साइंस में फेल थे, या दोनों में फेल थे। इसका मतलब जो बचा वो इसका मतलब पास होगा। तो और दोनों में पास होगा, क्योंकि अगर एक में भी फेल हो जाता तो इस 80% में वो आ जाता। तो टोटल कितने होते हैं? 100% में से अगर 80% को माइनस कर देता हूं तो 20% लोग ऐसे होंगे जो बोथ में पास होंगे, मतलब दोनों में पास होंगे। तो ऐसे आप यहाँ पे जो मैंने ये डायग्राम बनाया इससे देख सकते हो कि सिर्फ बी एक ऐसा बच्चा है जो दोनों में पास होगा, बाकी या तो मैथ में फेल हो गया या साइंस में फेल हो गया, और ए ऐसा था जो दोनों में फेल हो गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया अभी भी समझ में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं इसको दोबारा बता दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% व्यय करता है और बाकी बचा लेता है। यदि बचत 3288 है तो ए की मासिक आय क्या होगी? देखो 24% इसने खर्च कर दिया हाउस होल्ड आइटम पे, 16% खर्च कर दिया मनोरंजन पे मीन्स एंटरटेनमेंट पे, 12% खर्च कर दिया उसने एजुकेशन पे। तो अगर इन तीनों को मैं जोड़ लेता हूं तो ये आ गया 52%। तो 52% तो ये एक्सपेंडिचर कर चुका है। तो अगर 52% एक्सपेंडिचर हो चुका है उसका, तो अगर मैं 100 में से इसको माइनस करता हूं तो कितने परसेंट इसके पास बचने चाहिए? 48%। और 48% की ये वैल्यू कितनी बता रहा है जो इसके पास बचे? वो है 3288 रुपये। अगर 48% की वैल्यू 3288 है तो मैं 100% की निकाल सकता हूँ कि भाई टोटल कितना कमाता होगा, टोटल 100% ही कमाता होगा। तो 3288 बटे 48 और गुणा में आ गया 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6850 रुपये। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है, दूसरे के अंत में 4% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में 55,12,248 थी तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? अगर आप दूसरी तरीके से देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी है और ये पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन भी है। ये एरिया में जो इंक्रीज डिक्रीज होता है उसका भी है कि लेंथ इतने परसेंट बढ़ गई और ब्रेथ घट गई, या फिर टोटल सरफेस एरिया का पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आता है, इसमें तरीका एक ही होता है। देखो 5% अगर बढ़ी है और 4% घटी है, यही दो लॉजिक है। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 पे एक वैल्यू बढ़ जाएगी तो मतलब 21/20 हो जाएगी जिसमें भी मल्टीप्लाई होगी। और 4% का मतलब हुआ 1/25 और ये घटा है तो 25 में से एक घट जाएगा, तो 25 में से एक घटा तो हो गए 24/25। सिर्फ ये दो चेंज हुए हैं एक साल में, पहला चेंज ये हुआ, दूसरा चेंज ये हुआ। तो मैंने मान लिया स्टार्टिंग में x थी इसकी अगर पॉपुलेशन, और पहले साल में क्या हुआ, बढ़ गई 5% से तो 21/20 हो गया कि 20 पे एक बढ़ गया तो 21 हो गया। उसके बाद दूसरे साल में क्या हुआ, 4% घट गया तो 24/25 हो गया कि अगर 25 थी और 24 हो गई, 4% की कमी होगी। और ये दोनों ऑपरेशन होने के बाद अभी जनसंख्या कितनी आ गई, 55,12,248 आ गई। यहां से क्या 20 और 25 की ऊपर गुणा कर लेंगे, 21 और 24 से नीचे भाग कर लेंगे तो मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 54,68,500। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। ये कंडीशन दे रखी है, इससे मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालना होगा? तो कम कैसे करेंगे, 120 में से 120 का x% कम कर दिया तो ये हो गया कम। और क्या परिणाम प्राप्त हुआ उसके बाद कि 40 को x% बढ़ाने पर वो परिणाम प्राप्त होगा, तो 40 का x% कर देते हैं। देखो परसेंटेज वालों को एक तरफ ले आते हैं तो 120 को इधर लेकर आएंगे, 40 है इधर, 120 और 40 हो गए 160 गुणा x%, और 40 को इधर लेकर आएंगे 120 की तरफ तो 120 में से 40 गया, ये हो गया 80। 80 से 160 को कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर x%। प्रतिशत को हम हटा देंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 और 2 से 100 जाएगा 50 टाइम्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो आगे क्या बोलते हैं, तब 210 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम होगा? तो देखो 210 का x% कितना होगा, 210 का x% हम निकालेंगे तो 210 गुणा x की जगह 50 हो गए तो 50% का मतलब होता है 1/2, तो 210 का 1/2 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 105। इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। दूसरी वैल्यू क्या कह रहा है, 180 का x + 20%, तो 180 का निकालेंगे हम, 180 का x + 20%, x की जगह 50 रख दो तो ये कितना हो जाएगा 70%, तो 180 का की जगह गुणा आ जाएगी तो 180 का 70% आप निकालेंगे, 18 7 126, ये आ जाएगा 126 और ये हो गया 105। ये पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत कम होगा, तो 105 126 से कितने प्रतिशत कम होगा। तो पहले तो ये देखो नंबर में कितना कम है, तो नंबर में 21 कम है, तो 21 बटे और किससे कम है, देखो ये हमेशा देखना कि किससे कम है। तो x + 20% से कितना कम है, तो x + 20% यहाँ पे आएगा, मतलब 126 से कितना कम है, तो 21/126 गुणा कर देंगे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 से ही 2/3% कम है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। देखो प्राइस क्या कह रहा है कि 25% कम हो गया। 25% क्या होता है 1/4, मतलब 4 थी वैल्यू उसमें से 1 कम कर दी। या तो इस तरह से कर लो कि भाई 4 थी वैल्यू 1 कम कर दी तो 3 हो गई। और उसके बाद कह रहा है कि उसकी बिक्री x% बढ़ गई, तो जो क्वांटिटी वहां वो बेच रहा था वो x% से बढ़ गई। तो मैं मान लेता हूँ पहले 100 थी, अब होगी 100 + x। पर फर्क क्या पड़ा कि जो बिक्री आए थी, मतलब उसने जो टोटल उसको पैसे मिले बिक्री करने के बाद, उसमें 20% की वृद्धि हो गई। तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे पहले कितनी आनी थी, 400 रुपये आने थे, और अभी कितना आ रहा है 3 और ब्रैकेट में आ गया 100 + x। बट ये कह रहा है कि ये 20% बढ़ गई है वैल्यू। तो 20% मैं बढ़ाने के बाद ही इसको इक्विवेलेंट रखूंगा। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 में एक वैल्यू बढ़ गई, मतलब 5 से 6 हो गई। तो 400 × 6/5 ये वैल्यू बढ़ने के बाद इसके बराबर रखनी होगी, क्योंकि इसने खुद ही बोला है कि इसकी बिक्री आय में वृद्धि हो गई थी। तो ये पुरानी वाली बिक्री आय थी और ये नई वाली थी, तो इन दोनों को बराबर रखूंगा तो इसको बढ़ा के रखना होगा। तो 3 मल्टीप्लाई में हो गया 100 + x। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 से 400 जाएगा 80 बार, और 3 से 6 जाएगा 2 बार, तो ये हो गया 80 दूनी 160, और इधर क्या बचा 100 + x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 160 में से 100 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचाएगा सिर्फ 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो इसमें दो कंडीशन दे रखी है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। मैं मान लेता हूं कि वो 100 रुपए कमा रहा था, 80 उसने खर्च कर दिया 80%, तो बचत कितनी हुई उसके पास 20। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि उसकी आय में वृद्धि होगी 12% की। तो 100 में अगर 12% की वृद्धि करोगे तो ये कितनी होगी 112। 100 में 12 जोड़ दिया 112 हो गया। और बचत 10% कम हो जाती है, तो बचत पहले 20 हो रही थी, इसका 10% कम कर देते हैं, तो 20 का 10% 2 आएगा। डायरेक्टली आप बटे में 10 करके देख लो। तो अगर 2 में कम कर देता हूँ 20 में, तो अभी बचत कितनी हुई उसकी 20 में से 2 कम हो गए, तो अब 18 रुपये ही बचा रहा है। तो देखो 112 उसकी कमाई हो गई और बचत उसकी 18 हो गई। तो 112 में से अगर मैं 18 को हटाऊंगा तो मेरे को पता चल जाएगा इसका खर्चा कितना हो रहा है। इसका मतलब ये 94 रुपये खर्च कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि इसने खर्चे में व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी। तो देखो पहले 80 रुपये खर्च कर रहा था, अभी 94 रुपये खर्च कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि 14 रुपये इसने बढ़ा दिए, और किस पे बढ़ाए 80 पे बढ़ाए उसने। गुणा कर लेंगे 100, क्योंकि ये प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि। तो ये 20 चौक 80 हो गए और ये 20 पंजे 100 हो गया। 2 से 4 2 बार गया, 14 गया 7 बार, 7 पंजे 35/2। इसका मतलब 17.5% की वृद्धि हो गई उसके खर्चे में। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, पहला वाला आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम होगा। तो देखो मैंने वो संख्या x मान ली, तो x का 60% ये बोल रहा है कि उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 20% निकाला, x × 20%, और इसमें 120 जोड़ेंगे तब इसके बराबर आएगा। तो परसेंटेज वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो 60 में से 20 गया तो ये कितना हो गया 40%, और बराबर आ गया 120। तो x का 40% 120 है, तो x का मैं 100% निकाल लेता हूँ, मतलब मेरे को x की वैल्यू पता चल जाएगी क्या हो गया। तो 100% या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, या फिर आप ये देख लो 40 को 100 कैसे बना सकता हूँ, 2.5 से मल्टीप्लाई करके। तो इधर भी मेरे को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये तो हो जाएगा x का 100%। और इधर कितना हुआ 120 में 2 की गुणा करोगे 12 दूनी 24, 240, और आधा हो गया 60, 240 में 60 जोड़े ये हो गए 300। मतलब वो संख्या क्या है, वो 300 है वो नंबर। आगे भी उसने दो कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है कि उस संख्या का 28%, एक संख्या तो ये आएगी कि 300 का 28%, और दूसरा 33 सही 1/3%। इन दोनों में पूछ रहा है कि कितना कम हो गए। तो 28 3 84 डायरेक्ट निकाल लेता हूं मैं, ये आ गई नंबर। और 33 से 1/3 को परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/3 आएगा। तो 300 का 1/3 करेंगे तो ये आ गया 100। तो 84 100 से कितना कम है, 16 कम है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है।
देखो पहले प्रतिशत लिख लेते हैं, इसमें 4% दी हुई है। तो देखो सबसे पहले प्रतिशत लिख लेते हैं। एक 25% है, इसमें 25% का मतलब हो गया 1/4। 40% आ गया, 40% को लिखेंगे हम 2/5 और 30% है, 30% को हम लिखेंगे 3/10। और उसके बाद ए बी सी डी को हम लिख लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है कि ए बी से 25% अधिक है। तो बी की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं तो उससे 1 ज्यादा है, तो बी को 4 ले लेता हूं तो ए कितना हो गया 5। उसके बाद दूसरा बोलता है कि बी सी से 40% कम है। बी जो है सी से 40% कम है, तो अगर सी को मैं 5 ले लेता हूं तो इसका 40% कम बी है, तो 5 से अगर मैं 2 कम कर लेता हूं तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद कहता है कि सी डी से 30% अधिक है। तो सी और डी में रिलेशन दिया 30% का, सी डी से 30% अधिक है। तो अगर डी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं तो उससे 30% अधिक मतलब 3 ज्यादा है। तो डी की वैल्यू अगर 10 हो गई तो उस पर 3 ज्यादा, तो ये 13 हो गया। अब इनको एक साथ कर लेंगे। आप बी और सी को कॉमन करके भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ज्यादा हो जाते हैं तो ये मेथड ज्यादा कारगर होता है। तो 3 के सामने 3 लिख लेते हैं और 13 के सामने जो भी खाली जगह है उसमें 13 लिख लो। 4 के सामने 4 लिख लेते हैं और 5 के सामने 5 लिख लेते हैं। अभी देखो इनमें चारों में, क्योंकि यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी ए की वैल्यू के लिए, बी के लिए इन तीनों की, सी के लिए इन तीनों की और डी के लिए इन तीनों की। तो इसमें देखिए अगर कुछ कॉमन है कट सकता है तो उसको काट लो, और अगर कॉमन नहीं है तो ऐसे ही लिख लेंगे। पर उससे भी पहले देखते हैं कि किस किस का पूछ रहा है। ए और डी का पूछ रहा है। मेरे को सिर्फ ए और डी की वैल्यू चाहिए, बाकी की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो 5 दिए 15 और 15 की गुणा करेंगे 13 में, ये हो जाएगा 195। और डी की वैल्यू निकालनी है तो 5 चौक 20 और 20 की 10 में गुणा करेंगे तो हो गया 200। तो अभी देखो ए डी से कितना कम है, तो 195 200 से कितना कम है, 5 कम है। और कितने से, हमेशा ये देखना कितने से मतलब डी से, तो 5/200 आएगा और गुणा हो गया 100। ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 200 गया 2 बार और ये 5/2 आ गया, मतलब 2.5% कम है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9, 20 हो तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर हो तो बी की आय क्या होगी। देखो तीनों का लिख लेता हूं मैं, ए बी और सी। ए अपना खर्च करता है 80%, तो 80% का क्या लिखेंगे हम, 80% हो गया 4/5। मतलब अगर इनकम 5 रुपए थी तो ये 4 रुपए खर्च करता था, तो इसकी सेविंग कितनी बची, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है जो ये खर्च कर रहा है, और ये हो गया सेविंग। उसके बाद बी की बात करते हैं। बी 85% खर्च करता है। 85% हो गया 17/20, मतलब अगर 20 रुपए इनकम थी तो 17 रुपए खर्च कर देता था 85%, तो 3 बच गया। अभी सी की बात करते हैं। सी कह रहा है कि 75% खर्च कर देता है। 75% का मतलब होता है 3/4, मतलब इनकम अगर उसकी 4 थी तो 3 रुपए खर्च कर देता, तो बचा कितना, 1 बच गया। पर ये कह रहा है कि जो इनकी सेविंग का रेशियो है वो 8, 9 और 20 है। तो इस 1 को 8 बनाने के लिए 8 की गुणा करनी होगी, 3 को 9 बनाने के लिए 3 की गुणा करनी होगी, और यहाँ पे 1 को 20 करने के लिए 20 की गुणा करनी होगी। अगर ये इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो ये इनकम में भी आएगा, तो यहाँ पे 8 की गुणा हो गई, यहाँ पे 3 की गुणा हो गई और यहाँ पे 20 की गुणा हो गई, तभी ये रेशियो ठीक होंगे। तो अभी उसके बाद क्या बोलता है, ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है। तो देखो ए और सी की आय में हम अंतर देखते हैं जो हमने निकाला है। तो ए की आय आ गई 40 और सी की आय आ गई 80, तो इनके बीच में अंतर कितना है, 40 का अंतर है। पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 18,000 रुपए का अंतर है। तो 40 को 18,000 कैसे बना सकते हैं, 40 से भाग दे देते हैं इसमें, तो बटे 40 करते हैं तो ये आ जाएगा 450। इसका मतलब 40 में अगर 450 से गुणा करेंगे तब 18,000 आएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको 450 से गुणा करनी होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी की आय बताओ। देखो बी की आय हमारे हिसाब से कितनी आ रही थी, 20 थी या 60 रेशियो आ रही थी। पर एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालनी है तो 450 से गुणा करनी होगी। तो 60 की अगर 450 में गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 27,000। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुणा मान x के आधे के 25% के बराबर है तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। तो y का देखो 1/4 तो y/4 हो गया, इसका 30% और उसमें भी 2.5 से गुणा, ये किसके बराबर हो गया, x के आधे, तो x का आधा कर दिया, उसका 25% तो गुणा में 25% कर दिया, ये इसके बराबर है। तो यहां से x और y की वैल्यू निकल जाएगी।
देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 बार गया और ये हो गया 5 अंक 30, और उसके बाद 2 से 3 बार और ये हो गया 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 3 की 2.5 में गुणा करेंगे हो गया 7.5y, और इधर आ गया 5x। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि y की वैल्यू 5 हो गई और x की वैल्यू 7.5 हो गई। ये रेशियो की वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट क्योंकि ये परसेंटेज पूछ रहा है तो रेशियो की वैल्यू से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। तो x की वैल्यू इससे ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2.5 ज्यादा है, इसकी 5 है, इसकी 7.5 है, तो 7.5 वैल्यू 5 से 2.5 ज्यादा है। और किससे पूछ रहा है, y से, तो नीचे में y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कितनी होगी 5, गुणा करेंगे 100 परसेंटेज करने के लिए, 2.5 से 5 जाएगा 2 बार और 2 से 100 जाएगा 50 बार। तो 50% ज्यादा है x की वैल्यू y से। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इस तरह की आप वीडियो और चाहते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।